आज हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है आस्था, कानून, राजनीति और एक साहसी लड़की के सच की। ये कहानी है छत्तीसगढ़ नन गिरफ्तारी मामले की। 25 जुलाई छत्तीसगढ़ का दुर्ग रेलवे स्टेशन दो कैथोलिक नन, सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, 3 आदिवासी लड़कियों के साथ ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। उनका मकसद था इन लड़कियों को बेहतर भविष्य के लिए आगरा में नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलवाना। लेकिन ट्रेन के दुर्ग पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता रवि निगम की शिकायत पर जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने दोनों नन और उनके एक सहयोगी सुखमन मंडावी को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम बेहद संगीन, मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण। पुलिस ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। मामला इतना गंभीर बनाया गया कि आरोपियों को जमानत तक नहीं मिली। देखते ही देखते यह खबर राज्य की सीमाओं को लांघकर दिल्ली तक पहुंच गई। राहुल गांधी से लेकर कई विपक्षी नेताओं ने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला बताया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। कहानी में भूचाल तब आया जब उन 3 लड़कियों में से एक 21 साल की कमलेश्वरी प्रधान ने एक बड़े अखबार को इंटरव्यू दिया। उसने जो खुलासा किया उसने पूरे केस की बुनियाद हिलाकर रख दी। कमलेश्वरी ने कहा, मुझसे पुलिस और बजरंग दल वालों ने जबरदस्ती झूठ बयान दिलवाया था। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि मानव तस्करी और धर्मांतरण के कानून क्या कहते हैं। क्या सच में नन ने कोई अपराध किया था? कमलेश्वरी के इस एक बयान के बाद अब आगे क्या होगा और कैसे ये मामला भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है? तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। चलिए सबसे पहले उन 2 बड़े आरोपों को समझते हैं जिनके आधार पर ननों को गिरफ्तार किया गया। पहला आरोप है मानव तस्करी, जो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 143 के तहत लगाया गया। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। कानून कहता है कि मानव तस्करी तब मानी जाती है जब किसी को डरा धमकाकर धोखे से या बलपूर्वक भर्ती किया जाए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए और उसका मकसद शोषण करना हो। अब यहाँ शोषण का मतलब है जिस्म फरोशी, गुलामी, भीख मंगवाना या शरीर के अंग निकालना। अब इस केस को देखिए, तीनों लड़कियां बालिग थी, यानी 18 साल से ऊपर की थी। वे अपनी मर्जी से जा रही थी और उनके माता पिता ने बाकायदा लिखित में सहमति दी थी। उन्हें आगरा नर्सिंग की ट्रेनिंग और रोजगार के लिए ले जाया जा रहा था। तो क्या नर्सिंग की ट्रेनिंग शोषण के दायरे में आती है? कानूनी तौर पर बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि ये धारा सिर्फ मामले को गंभीर बनाने और जमानत को मुश्किल करने के लिए लगाई गई थी। दूसरा आरोप है जबरन धर्मांतरण का। यह आरोप छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत लगाया गया। ये कानून कहता है कि आप किसी को लालच देकर धोखे से या जबरदस्ती उसका धर्म नहीं बदलवा सकते, खासकर अगर वो महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति से हो, तो सजा और भी सख्त है। लेकिन इस आरोप की हवा तब निकल गई जब कमलेश्वरी ने बताया कि उसका परिवार तो लगभग 6 साल पहले ही अपनी मर्जी से ईसाई धर्म अपना चुका था। जब वो पहले से ही ईसाई है तो फिर उनका धर्मांतरण कैसे कराया जा सकता है? ये आरोप किसी सबूत पर नहीं बल्कि एक शक और पूर्वाग्रह पर आधारित लगता है कि अगर नन आदिवासी लड़कियों के साथ है तो जरूर धर्मांतरण ही करा रही होगी। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, कमलेश्वरी प्रधान का वो खुलासा जिसने पूरे नैरेटिव को पलट दिया। कमलेश्वरी ने अपने इंटरव्यू में जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने कहा, बजरंग दल की एक महिला ज्योति शर्मा ने मुझे और दूसरी लड़कियों को थप्पड़ मारे। हमें धमकाया गया कि अगर हमने ये नहीं कहा कि नन हमें ज़बरदस्ती ले जा रही थी तो हमारे भाई और नन को जेल में डाल देंगे। और सबसे चौंकाने वाला आरोप पुलिस पर। कमलेश्वरी ने कहा, जब पुलिस मेरा बयान लिख रही थी तो वो मेरी बात नहीं बल्कि अपने मन से कहानी लिख रही थी। जब मैंने विरोध किया तो पुलिस ने धमका कर कहा, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? हम लोग को मारे सर और जबरदस्ती बुलवा रहे थे कि आप लोग जबरदस्ती से यहाँ लाए हैं बोल के। तो जो नन लोग ले जा रहे थे आप लोग को, क्या आप स्वयं से जा रहे थे कि उन लोग ले जा रहे थे? हम लोग स्वयं से जा रहे थे सर। जी तो नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हम लोग अपनी मर्जी से, अपने माता पिता की मर्जी से जा रहे थे सर। तो वहाँ कहाँ जा रहे थे आप लोग? आगरा जा रहे थे सर। आगरा क्या करने जा रहे थे?
बस सिस्टर लोग के खाना बनाने और वहाँ देख रेख करने मेरा मरीजों का। ये सिर्फ एक गवाह का अपने बयान से पलटना नहीं है, ये सीधे सीधे राज्य की मशीनरी यानी पुलिस और कुछ बाहरी लोगों पर सबूत गढ़ने, गवाह को धमकाने और साजिश रचने का आरोप है। अब सवाल ये नहीं है कि ननों ने क्या किया, अब सवाल ये है कि शिकायत करने वालों और पुलिस ने क्या किया। कानून में एक प्रावधान है सीआरपीसी की धारा 482। ये धारा हाई कोर्ट को विशेष शक्ति देती है कि अगर कोई एफआईआर झूठी, मनगढ़ंत या किसी को परेशान करने के लिए दर्ज कराई गई हो तो उसे रद्द किया जा सकता है। कमलेश्वरी के बयान के बाद नन के वकील अब इसी धारा के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और एफआईआर को रद्द करने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जब पीड़ित ही कह रही है कि कोई अपराध नहीं हुआ है तो फिर केस किस बात का। इस नए खुलासे के बाद भविष्य में क्या हो सकता है? जाहिर है अब उनकी जमानत का रास्ता साफ हो गया है। जब मुख्य गवाह ही पलट गया तो कोर्ट में केस टिकना लगभग नामुमकिन है। उनकी रिहाई अब सिर्फ वक्त की बात लगती है। क्या न्याय सिर्फ निर्दोषों की रिहाई है या दोषियों को सजा देना भी जरूरी है? कमलेश्वरी के बयान के आधार पर अब रवि निगम और ज्योति शर्मा जैसे लोगों पर झूठी शिकायत देने, धमकाने और झूठे सबूत गढ़ने के लिए एक नई एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन क्या ये होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस मामले का सबसे गंभीर पहलू पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल है। अगर एक आम नागरिक पुलिस पर उसका बयान बदलने का आरोप लगा रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। क्या उन पुलिस अधिकारियों की कोई स्वतंत्र जांच होगी? यह मामला अब कानून के राज के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है। ये घटना सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, ये हमारे समाज और राजनीति का आईना है। इस घटना पर राजनीति तुरंत शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला बताया, वहीं छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराया। दिलचस्प बात यह है कि केरल की बीजेपी यूनिट ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया, क्योंकि वो केरल में ईसाई समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये दिखाता है कि राजनीति कैसे जगह और ज़रूरत के हिसाब से बदल जाती है। कई सामाजिक संगठनों का ये भी आरोप है कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों का हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ईसाई समुदाय और उनकी संस्थाओं को निशाना बनाया जा सके। ये कानून इतने अस्पष्ट है कि किसी की मदद करने को भी लालच बताकर धर्मांतरण का केस बनाया जा सकता है। ये मामला दिखाता है कि कैसे कुछ संगठन पहले खुद ही कानून हाथ में लेते हैं और फिर पुलिस पर दबाव डालकर केस बनवाते हैं। तो अंत में सवाल क्या है? छत्तीसगढ़ नन गिरफ्तारी मामला, जो शुरू में धर्मांतरण और तस्करी का केस लग रहा था, अब वो न्याय, व्यक्तिगत आज़ादी और कानून के शासन की परीक्षा बन चुका है। नन की रिहाई तो शायद हो जाएगी, लेकिन असली न्याय तब होगा जब झूठे आरोप लगाने वालों की भी जवाबदेही तय हो। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां शक की बुनियाद पर किसी को भी अपराधी बनाया जा सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।